गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2021 के प्रश्न पेपर को हल कराने जा रहे हैं। जो आज का विषय है भाषा, जो कि लैंग्वेज का पेपर है, जिसको हम एक बाय एक हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें भाषा परीक्षण में भाषा का ज्ञान, भाषा का बोध बच्चों को कितना समझ है, भाषा में पकड़ कितना है, इसके लिए यह भाषा परीक्षण का पेपर होता है, जो कि 20 प्रश्न होता है और कुल 25 नंबर का होता है। इसमें 4 अनुच्छेद दिए हुए होते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न होते हैं। ये अनुच्छेद ऐसा अनुच्छेद होता है जिसको पढ़कर समझकर उत्तर देने का रहता है। इसमें से जितना भी अनुच्छेद में लिखा रहता है, जिसको हम अपठित गद्यांश मान सकते हैं, इसी अपठित गद्यांश, इसी अनुच्छेद में इन 5 प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ होता है। तो बच्चे इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो पहला अनुच्छेद है, क्या आपने रस्साकसी खेल खेला है? यह एक रोचक खेल है। रस्साकसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी एवं मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी के अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोटें लग सकती है। इस प्रकार से एक अनुच्छेद दिया हुआ है, एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है। अब इसी जो अनुच्छेद है उसमें प्रश्न नीचे दिया हुआ है, उसका उत्तर छुपा हुआ है। इसका पहला प्रश्न है, रस्साकसी खाली स्थान है। 4 विकल्प दिया हुआ है। ए एक युद्ध, बी एक रस्सी, सी एक खेल, डी एक लड़ाई। तो इन चारों में से एक उत्तर होगा। तो अभी हमने देखा कि रस्साकसी, ऊपर में अभी पढ़ा कि रस्साकसी आपने रस्साकसी खेल खेला है। तो इसी में छुपा हुआ है पहला प्रश्न का आंसर कि रस्साकसी क्या है। रस्साकसी खालिस्तान है, तो ये क्या है? तो क्या है, युद्ध है कि खेल है कि रस्सी है कि लड़ाई है? तो रस्साकसी क्या है? रस्साकसी एक खेल है। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखो 62वां प्रश्न है, रस्साकसी में हम खालिस्तान। अब इसको भी ध्यान से पढ़ना है। रस्साकसी में हम खालिस्तान, ए मुक्केबाजी करते हैं, बी छुपा छुपी करते हैं, सी रस्सी खींचते हैं, डी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। तो देखते हैं, पहले एलिमिनेट करते जाएंगे कौन से आंसर इसका गलत है, लास्ट में सही आंसर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, ए मुक्केबाजी करते हैं, यहाँ तो मुक्केबाजी वाला प्रश्न ही नहीं उठता है। बी छुपा छुपी करते हैं, यहाँ छुपा छुपी वाला तो अनुच्छेद में दिया ही नहीं है। सी रस्सी खींचते हैं, हाँ रस्सी खींचने तो काम करते हैं। फिर डी को एक बार और पढ़ लेते हैं कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं, यहाँ बल्लेबाजी और गेंदबाजी का अनुच्छेद में तो वाक्य ही नहीं दिया है। तो ये हमारा कौन सा वाक्य सही हो रहा है? रस्सी खींचते हैं। देखो, रस्साकसी में हम क्या करते हैं? रस्सी खींचते हैं। देखो कितना आसान प्रश्न रहता है। 63वां प्रश्न, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का खालिस्तान सदस्य होता है। मतलब ये बोल रहा है कि रस्सी की जो अंतिम छोर होता है उसको पकड़ने वाला टीम का खालिस्तान सदस्य होता है। ए सबसे लंबा सदस्य, बी सबसे छोटा सदस्य, सी सबसे शक्तिशाली सदस्य और डी सबसे युवा सदस्य। तो अनुच्छेद में हमने पढ़ा है कि यहाँ देख लेते हैं, टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी के अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए। देखो, सबसे शक्तिशाली सदस्य मजबूती से रस्सी को अंतिम छोर पर पकड़ने बोला है।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का कौन सा सदस्य होना चाहिए? कौन सा सदस्य? सबसे शक्तिशाली सदस्य होना चाहिए। तो इसका उत्तर सी सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। अब है 64वां प्रश्न। टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है खालिस्तान, ए विजयी होती है, बी हार जाती है, सी सफल होती है, डी उसको दूसरा अवसर दिया जाता है। देखो, विजयी होती है, इसको तभी साइड में रख देते हैं। हार जाती है, सफल, उसको दूसरा अवसर दिया जाता है। ऐसा तो अनुच्छेद में एक भी जगह नहीं लिखा है। पहले अनुच्छेद में हम ढूंढ लेते हैं कि ये शब्द कहाँ पे लिखा है। टीम जो बीच की रेखा को पार खींच ली जाती है खालिस्तान, यहाँ है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। क्या करती? खेल हार जाती है। तो इसी को प्रश्न पूछा है कि टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है वो क्या हो जाती है? हार जाती है। बीच की रेखा जो पार करती है रस्साकसी के खेल में, वो टीम क्या होती है? हार जाती है। जो खींचने वाला है वो जीत जाता है और जो खींचा जाता है वो हार जाता है। इस अनुच्छेद का अंतिम प्रश्न है 65वां। संगठित शब्द का आशय है। देखो, संगठित शब्द का आशय, ए साथ साथ, दूसरा बी लड़ाई, सी खींचना, डी विजयी होना। देखो, संगठित का अर्थ होता है साथ साथ, ए ऑप्शन हो जाएगा साथ साथ। संगठित का अर्थ खींचना तो नहीं होगा, लड़ाई भी नहीं होगा, विजयी होना भी नहीं होगा। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? संगठित का आशय साथ साथ होना होता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद ए का पांचों जो प्रश्न हैं वो हल होता है। तो इस प्रकार से अब दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। इस दूसरे अनुच्छेद को भी भली भांति ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके नीचे इसी अनुच्छेद के आधार पर ही प्रश्न बनाया गया है और इस प्रश्न में ये जो उत्तर है वो इसी अनुच्छेद में ही छुपा हुआ है। तो अनुच्छेद को पहले पढ़ते हैं। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती है। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्मकाल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। तो इस प्रकार से इस अनुच्छेद को 2 से 3 बार बच्चे भली भांति पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। उसके बाद नीचे दिए हुए प्रश्न को हल करने का कोशिश करेंगे। तो इस अनुच्छेद से संबंधित ये प्रश्न दिया हुआ है, ग्रीष्म और खालिस्तान के बीच शरद ऋतु आती है। तो ए ऑप्शन में है जनवरी, बी बसंत, सी शीत, डी अयनांत। अब देखो, इसको चयन करने की कोशिश करते हैं। ए जनवरी, जनवरी ऐसा कोई शब्द इस अनुच्छेद में नहीं लिखा है तो ये तो हो ही नहीं सकता। वसंत, देखो ये जो वसंत है ऐसा शब्द भी इस अनुच्छेद में नहीं लिखा है। डी अयनांत, ये शब्द भी इस अनुच्छेद में नहीं लिखा है। सी शीत, ये जो शीत है उसको इस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो ग्रीष्म और खालिस्तान में क्या हो जाएगा? शीत, ग्रीष्म और शीत के बीच शरद ऋतु पाई जाती है। ये अनुच्छेद में लिखा ही है, देखते हैं। देखो, पहले शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आता है। तो प्रश्न क्या है? ग्रीष्म, देखो गर्मी मतलब ग्रीष्म ऋतु और ये शरद ऋतु दिया हुआ, ये शरद ऋतु। अब जाड़े दिया है, गर्मी और यहाँ पे जाड़े होता, जाड़े के बीच शरद ऋतु आती है। लेकिन ऑप्शन में विकल्प में जाड़े तो नहीं दिया है,
लेकिन जाड़े के लिए नीचे में एक शब्द उपयोग किया है। देखो नीचे पैराग्राफ, ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्मकाल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। तो इस शीतकाल यहाँ पे आया शब्द, तो इस जाड़े यहाँ पे क्या आएगा, जाड़े। इसके अनुसार से शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच होता है। तो गर्मी ग्रीष्म हो गया, यहाँ पे जाड़े होना था किंतु जाड़ा नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे जाड़ा के शब्द की जगह में शीतकाल का उपयोग करने के लिए इस अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा, क्योंकि जाड़ा कौन से मौसम में आता है, शीत ऋतु में आता है। इसको समझ जाना है। अब है हमारा अगला प्रश्न, शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है। देखो शरद ऋतु में क्या परिवर्तन हो सकता है, चार विकल्प है। ए, दिन छोटे होते हैं। बी, इसमें बहुत गर्मी पड़ती है। सी, दिन बड़े होते हैं। डी, अधिक धूप होती है। देखो शरद ऋतु के बारे में बताया गया है। शरद ऋतु के बारे में कहाँ बताया गया है, ये बताया गया है दिन छोटे हो जाते हैं। देखो यहाँ स्पष्ट लिखा है दिन छोटे हो जाते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, यहाँ तो सामने ही लिखा है दिन छोटे हो जाते हैं। तो 67 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो इससे बहुत गर्मी पड़ती है। शरद ऋतु में कहाँ से गर्मी पड़ेगी, शरद ऋतु को हम जानते हैं ये कब आता है, जब शीत ऋतु ठंड का मौसम जाने वाला होता है और ग्रीष्म ऋतु गर्मी का मौसम आने वाला होता है। उसके बीच में ये जो मौसम होता है शरद ऋतु होता है। उस समय कहाँ गर्मी अधिक रहेगी, बहुत गर्मी पड़ती, गलत। दिन बड़े हो जाते हैं, नहीं दिन बड़े नहीं, दिन छोटे होते हैं, स्पष्ट अनुच्छेद में बोला गया है। अधिक धूप होती है, धूप अधिक नहीं होती है, यहाँ तो धूप सुहावना होता है। अब देखो 68वां प्रश्न देखते हैं। 68वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है, शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती है क्योंकि। देखो शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती है, ये प्रश्न है और इसका चार विकल्प है। ए, उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। बी, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। सी, उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता। डी, उनमें बहुत अधिक ऑक्सीजन एकत्रित होता है। देखो ये अनुच्छेद में भी इसको दिया हुआ है, शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती है क्योंकि। देखो अनुच्छेद में यहाँ पे लिखा है पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती है। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए, धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती है। इसी को प्रश्न में पूछा गया है कि शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती है क्यों, क्योंकि उनको धूप चाहिए और धूप नहीं मिलती है तो पीली पड़ जाती है। धूप अर्थात प्रकाश, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, तो धूप को क्या कह सकते हैं, प्रकाश कह सकते हैं। धूप का पर्यायवाची मान सकते हैं प्रकाश। तो उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है, इसलिए पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो 68 का विकल्प बी हो जाएगा। अब है 69वां प्रश्न। 69वां प्रश्न क्या है, शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं। देखो शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं। ए, भोजन एकत्र करते हैं। बी, कम भोजन खाते हैं। सी, फर गिरा देते हैं। डी, रंग बदल देते हैं। इसको भी अनुच्छेद में दिया हुआ है, अनुच्छेद पढ़ेंगे। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं। अनुच्छेद में दिया हुआ है पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। देखो यहाँ स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है, पशु जाड़े के लंबे महीने के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। तो इसमें भी स्पष्ट दिया हुआ है क्या करते हैं, भोजन एकत्र करते हैं। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं, भोजन एकत्र करते हैं, अनुच्छेद में दिया हुआ है। 70वां प्रश्न देखो, बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। बिछी होती यहाँ लिखा हुआ है अनुच्छेद में बिछी होती, तो इसका विकल्प है घास वाली। बी, ऊनी। सी, ढकी हुई। डी, बढ़ती हुई। बिछी हुई मतलब क्या बिछी हुई की बात अनुच्छेद में किया गया है।
तो इस अनुच्छेद घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है। पाला मतलब ओस मान के ओस यानी कोहरा मान के चल सकते हो। ओस नहीं बिछी होती, नहीं बिछी होती मतलब नहीं ढकी हुई थी। ओस जो है, कोहरा जो है, घास पर अब ओस नहीं बिछी होती मतलब नहीं ढकी हुई होती। तो इसका जो उत्तर है क्या हो जाएगा? बिछी होती के लिए दूसरा शब्द क्या हो जाता है? ढकी हुई। बिछी होती के लिए क्या शब्द हो सकता है? ढकी हुई, क्योंकि बिछी हुई घास नहीं बिछी होती मतलब ओस नहीं बिछी होती, ओस नहीं बिछी हुई होती मतलब ओस नहीं ढकी हुई होती है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 2 भी कंप्लीट। अब तीसरा अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 3 को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के पश्चात इसका आंसर देना है। पढ़ते हैं। दीपक उत्साहित था। वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह स्थान गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है, तो वे और देर तक ठहरना चाहते थे, क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। अब इसमें अनुच्छेद में अच्छा से पढ़ लेने के पश्चात हम इसका आंसर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बार बार मैं बोल रहा हूँ कि 2 से 3 बार इस अनुच्छेद को अच्छा से पढ़ लेना है। पढ़ने के पश्चात ये अनुच्छेद क्या कह रहा है वह समझ आ जाएगा। समझने के बाद इसका उत्तर बनाने का कोशिश करेंगे बच्चे। इसका प्रश्न है पहला, उत्साहित शब्द का अर्थ है। उत्साहित शब्द का अर्थ है विश्वस्त, ए विश्वस्त, बी बहुत प्रसन्न, सी व्यस्त और डी निराश। देखो, दीपक उत्साहित था। दीपक उत्साहित था पहला ही लाइन में दिया हुआ है। तो इसी उत्साहित शब्द का अर्थ पूछा है। देखो, दीपक उत्साहित क्यों था? क्योंकि वह घूमने जा रहा था, पिकनिक पर जा रहा था अपने चाचा जी और अपने चचेरे भाई बहन के साथ, इसलिए वो उत्साहित था। तो उत्साहित मतलब क्या हो जाएगा? उत्साहित मतलब हो जाएगा प्रसन्न। तो यहाँ पे विकल्प में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है बहुत प्रसन्न। तो दीपक क्या था? बहुत प्रसन्न था। देखो, निराश तो नहीं है, पिकनिक जाने के लिए निराश थोड़ी होगा। व्यस्त तो नहीं होगा, विश्वस्त भी नहीं होगा। तो उत्साहित शब्द का क्या अर्थ होगा? बहुत प्रसन्न, क्योंकि दीपक पिकनिक जाने के लिए बहुत प्रसन्न था, बहुत उत्साहित था। 72वां प्रश्न, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन खाली स्थान। ए गांव में उब गए, बी ने पिकनिक का आनंद लिया, सी घर वापस आना चाहते थे, डी पेड़ों पर न चढ़ सके। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन क्या किया? यहाँ पे है खालिस्तान है मतलब गांव में उब गए। ऐसा उबने वाला कहीं पे तो वाक्य लिखा ही नहीं है, इसलिए तो होगा ही नहीं ये पहला। बी पिकनिक का आनंद लिया, हाँ इन लोग तो पिकनिक में गए, पिकनिक का आनंद लिया। सी घर वापस आना चाहते थे, नहीं उन लोग तो वहीं पे ठहर कर रुकना चाहते थे। वो तो घर लौटने की बात तो बाद में करना चाहते थे, पहले वहाँ आनंद लेना चाहते थे। पेड़ों पर ना चढ़ सके, ऐसा पेड़ में चढ़ने वाला तो कोई सेंटेंस शब्द ही नहीं है। तो यहाँ पे जो सटीक जो उत्तर बन रहा है वो दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने क्या किया? पिकनिक का आनंद लिया। ये हमारा उत्तर निकल कर आता है। अब 73वां प्रश्न देखते हैं।
73वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है? दीपक अपने खालिस्तान के साथ पिकनिक पर गया। दीपक अपने खालिस्तान के साथ पिकनिक पर गया। किसके साथ गया दीपक पिकनिक पर? ए माता पिता, बी चाचा और चचेरे भाई बहन, सी मित्रों और डी बहन। देखो दीपक जो है यहाँ पे साफ साफ लिखा है अनुच्छेद में, दीपक वह अपने, देखो दीपक उत्साहित था, वह अपने मतलब दीपक अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। देखो इसका उत्तर यही मिल गया। देखो दीपक अपने खालिस्तान के साथ पिकनिक पर गया। किसके साथ गया? तो चाचा और चचेरे भाई बहन के साथ गया। चाचा और चचेरे भाई बहन के साथ दीपक जो है पिकनिक पर गया। यहाँ माता पिता के साथ तो नहीं गया, मित्र के साथ भी नहीं गया, बहन के साथ भी नहीं गया। किसके साथ? चाचा और चचेरे भाई बहन। अब है 74वां प्रश्न। पिकनिक का स्थान एक खाली स्थान में था। पिकनिक के स्थान में खाली स्थान में था। ए पार्क, बी समुद्र तट, सी गांव और डी तरण ताल। देखो पार्क ऐसा कोई शब्द तो आया ही नहीं है, समुद्र तट ऐसा कोई भी शब्द नहीं आया है, तरण ताल ये भी कोई शब्द नहीं आया है, गांव ये शब्द जरूर आया है। पिकनिक का स्थान क्या था? एक फार्म हाउस था, लेकिन वो फार्म हाउस कहाँ था? गांव में था। यह स्थान गांव में एक पिकनिक वाला फार्म हाउस था। एक फार्म हाउस था। यह स्थान गांव में एक फार्म हाउस था। कहाँ था? गांव में था। तो 74 का उत्तर क्या हो जाएगा? पिकनिक का स्थान एक खाली स्थान में था। कहाँ था पिकनिक का स्थान? एक गांव में था। ये अनुच्छेद में दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सी गांव। 75वां प्रश्न। चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे एक खाली स्थान। क्या दिखाया चाचा जी ने दीपक को? ए हम खाते हैं, बी तैरते हैं, सी गाड़ी चलाते हैं, डी चावल उगाते हैं। हम खाते हैं, खाने के बारे में तो चाचा जी ने दीपक से कुछ नहीं बोला। तैरते हैं, तैरने के बारे में भी चाचा जी ने कुछ नहीं बोला है। गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के बारे में भी चाचा जी ने दीपक से कुछ नहीं बोला है। डी चावल उगाते हैं। देखो चावल जो धान के जो पेड़ उगे थे उसको देखा किसने? दीपक ने। यहाँ पे है, उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। धान का खेत देखा है और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। तो खुद से तो नहीं जानेगा, उसके चाचा ही बताएगा चावल कैसे उगाया जाता है, धान कैसे उगाया जाता है। उसके चाचा ने ही बताया होगा। चावल उगाते कैसे हैं, मतलब चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे चावल उगाते हैं। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 3 भी पूरा हो गया। अब है चौथा और अंतिम अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 आज अब हल करेंगे, देखेंगे। अनुच्छेद 4 को पढ़ते हैं। शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। वे हैं कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिएं, तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं। टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम्स खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। तो इस अनुच्छेद को बच्चे 2 से 3 बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के पश्चात वह अनुच्छेद में दिए हुए प्रश्न को हल करेंगे। तो इस अनुच्छेद का पहला प्रश्न है, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? 4 विकल्प दिया हुआ है। ए केवल बिस्कुट खाकर, बी केवल व्यायाम करके, सी
संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके, डी अधिक फल खाकर। अभी हमने ऊपर में ही अनुच्छेद में पढ़ा है कि स्वस्थ कैसे रहते हैं। देखिए, कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना चाहिए, अधिक व्यायाम करना चाहिए, भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी अनुच्छेद में है संतुलित भोजन करना चाहिए और अधिक व्यायाम करना चाहिए। तो पहला जो 76वां प्रश्न है इसका तो उत्तर हो जाएगा सी, संतुलित भोजन और व्यायाम करना चाहिए। देखो, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? केवल बिस्कुट खाकर स्वस्थ रह सकते हैं क्या? नहीं। केवल व्यायाम करके रह सकते हैं कि नहीं? व्यायाम के साथ साथ संतुलित भोजन खाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। अधिक फल खाकर केवल हम स्वस्थ रह सकते हैं कि नहीं? सी होगा इसका उत्तर। संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके हम स्वस्थ रहेंगे। यह अनुच्छेद में भली भांति दिया हुआ है, पढ़ने के पश्चात अच्छा से ही इसका उत्तर बन पाएगा। 77वां, भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? भार मतलब होता है वजन, तो वजन या भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? ए, चीनी और केक। चीनी मतलब होता है शक्कर, और केक, चीनी और केक खाना चाहिए। बी, फल और सब्जियां खाना चाहिए। बिस्कुट और चीनी खाना चाहिए। बिस्कुट और फल खाना चाहिए। नहीं, यहाँ फल और सब्जियां जो है अधिक खाना चाहिए भार को, वजन को कम करने के लिए। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिए तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। तो क्या लिखा है, हमें क्या करना चाहिए? अधिक खाना खाना चाहिए भार को कम करने के लिए। क्या खाना खाना चाहिए? फल और सब्जियां अधिक खाना चाहिए, जिससे कि भार कम हो जाएगा। तो आज से आप लोग फल और सब्जियां अधिक से अधिक खाएं। 78वां प्रश्न, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? ए, कोला पेय। बी, फलों का रस। सी, पानी। और डी, सब्जियों का रस। देखो, कोला को पेय ऐसा तो कोई यहाँ बोला ही नहीं है, वाक्य है ही नहीं, शब्द है ही नहीं। फलों का रस इसको देख सकते हैं, पानी भी देख सकते हैं, सब्जियों का रस के बारे में तो दिया ही नहीं है। और अनुच्छेद में देखते हैं, अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। देखो, यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिएं तो आपका भार कम हो जाएगा और अधिक स्वस्थ हो जाओगे। तो पानी पिए बोल रहा है, अधिक से अधिक क्या करने बोल रहा है? पर्याप्त पानी पिए बोल रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 78 का पानी हो जाएगा। क्या अधिक पीना चाहिए स्वस्थ शरीर के लिए? पानी अधिक पीना चाहिए। आज से आप लोग भी अधिक से अधिक पानी पीना। 69वां प्रश्न, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? ए, सैर करना और साइकिल चलाना। बी, पतंग उड़ाना। सी, वीडियो गेम्स खेलना। डी, टेलीविज़न देखना। देखो, यहाँ पे टेलीविज़न देखना, ऐसा टेलीविज़न के बारे में, टीवी के बारे में तो ऐसा कोई अनुच्छेद में दिया ही नहीं है। और हम सामान्य जानकारी जानते हैं कि कोई टेलीविज़न देखने से व्यायाम क्या हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा? वीडियो गेम्स खेलना, क्या वीडियो गेम खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ हो पाएगा? पतंग उड़ाने से क्या हमारा स्वस्थ शरीर हो पाएगा? ऐसा कुछ तीनों के बारे में हमने इस अनुच्छेद में नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो विकल्प है क्या है? सैर करना और साइकिल चलाना चाहिए। इस अनुच्छेद में इसको दिया हुआ है। यहाँ अनुच्छेद के लास्ट भाग में दिया है, देख लेते हैं। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं। टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम्स खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। टेलीविज़न नहीं देखना है, कम देखना है, वीडियो गेम्स भी कम खेलना है। उसके स्थान पर प्रतिदिन क्या करना चाहिए? सैर पर जाना चाहिए, टहलने के लिए जाना चाहिए, घूमने के लिए जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, इवनिंग वॉक करना चाहिए, साइकिल भी चलाना चाहिए। इससे हमारा जो शरीर है वह स्वस्थ होता है। अंतिम प्रश्न, भाषा का सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द मतलब होता है विरुद्धार्थी शब्द या जस्ट उसके अपोजिट या उल्टा शब्द।
तो सक्रिय का उल्टा क्या हो जाएगा? सक्रिय जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्टिव, तो इसका हो जाएगा सक्रिय का जो विलोम शब्द है निष्क्रिय। सक्रिय का विलोम शब्द क्या बन जाएगा? निष्क्रिय बन जाएगा। तो सक्रिय देखो, ये सुस्त, सुस्त तो नहीं होगा, इच्छुक, ऊर्जावान ये नहीं होगा, तीनों नहीं होगा। तो सक्रिय का विलोम क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम भाषा परीक्षण जो पेपर है नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा छठवीं के लिए, इसका भाषा वाला भाग जो है इस प्रकार से हल होता है। और कुछ कुल 20 प्रश्न इसमें पूछा गया है, 25 नंबर का होता है। इसी प्रकार से नवोदय के और अन्य विषय और अन्य प्रश्न पेपर को हल करने और नवोदय से संबंधित कुछ भी जानकारी या इससे कोई भी सूचना प्राप्त करनी है तो इस चैनल में बने रहें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।